ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम विनय है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने दोस्त सूरज के साथ असम के जंगलों में घूमने गया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी, हर जगह पेड़ पौधे थे, वहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। हमने वहाँ के जंगलों को देखा तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो यहाँ कैंपिंग की जाए। हमने कई सारी मूवीज़ देखी थी जहाँ पर लोग कैंपिंग करते थे जंगलों में और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था देखने में। हमारे दिल में भी एक इच्छा जागी, क्यों ना हम भी कैंपिंग करें। रात के वक्त एक शांति सी जगह पर खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बॉन फायर करके उसके सामने बैठकर हाथों को सेकते हुए अपनी ज़िंदगी की हसीन दिनों को याद करते हुए हम वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहे। और जब वहाँ से आने में कुछ दिन बचे थे तब हमने सोचा कि चलो आज कैंपिंग की जाए। और मैं और मेरा दोस्त एक जंगल की तरफ निकल गए जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हम तकरीबन शाम के 5 बजे वहाँ गए थे और हर जगह सिर्फ हरियाली और काफ़ी खूबसूरत वातावरण था वहाँ का। हवा काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी। हम शहर में रहने वाले लोग हैं, हमें प्रदूषण की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब हम वहाँ गए तब हमें असल मायने में पता लगा कि ताज़ी हवा क्या होती है। वो ताज़ी हवा जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर जा रही थी वैसे वैसे मानो हमें ताकत सी आ रही थी। हम सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे लेकिन वो हवा हमें ठीक कर रही थी। और फिर हमने वहाँ पर टेंट लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ हमने सारा काम ख़त्म कर दिया। अंधेरा होने को आ गया था और हमने लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली थी और अब बाकी कुछ बचा था तो वो था बॉन फायर लगाना और उसके सामने बैठकर बातें करना। धीरे धीरे जो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था वो अंधेरे से घिर गया। हर जगह सिर्फ अंधेरा था और चांदनी रात थी। आसमान में तारे टिम टिम करके चमक रहे थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मेरा दोस्त और मैं बातें कर रहे थे और हम अपने फ़ैसले पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो हमने काफ़ी अच्छा फ़ैसला लिया। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कैंपिंग करने में। मेरे दोस्त ने मुझसे कई सारी बातें कही और अचानक से उसने कहा कि मैं ड्रिंक करने के लिए कुछ लाया हूँ, चल ड्रिंक करते हैं। और मुझे पहले तो ठीक नहीं लगा, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया तो फिर मैंने भी हाँ कह दी। और फिर मेरे दोस्त ने बैग से एक बोतल निकाली और हम वहीं पर ड्रिंक करना शुरू कर दिए। मैंने ज़्यादा नहीं पी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस खूबसूरत माहौल में नशे में पड़ा रहूं। मैं इन सारी चीज़ों को याद रखना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नशा करूंगा ज़्यादा तो सुबह तक सब कुछ भूल जाऊंगा, और इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पी। लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही पी ली। मैंने उसे मना किया कि मत पी इतनी, आखिर हम यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं ना कि पीने के लिए कोई और दिन चूज़ कर लेंगे। लेकिन वो नहीं माना, वो पीता रहा और उसे ज़रूरत से ज़्यादा नशा हो गया और वो अजीब अजीब बातें करने लगा जैसे अक्सर लोग नशे में करते ही हैं। मैंने उसे समझाया और उसे टेंट में ले गया और उसे लेटा दिया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा चलो सो लिया जाए, सुबह यहाँ से निकलना है, आखिर काम वगैरह भी देखना है। तो फिर आराम से मैं सो गया और तभी अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरा दोस्त बगल में नहीं है। और जब मैंने उसे अपने बगल में नहीं देखा तो मैं टेंट से बाहर निकला और आसपास देखने लगा, वो मुझे कहीं नहीं दिखा। और तभी अचानक से मैंने देखा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और मैंने उससे पूछा कि आखिर तू क्या कर रहा है यहाँ पर, सोना नहीं है? जिसके जवाब में उसने ना में सर हिलाया। और फिर हमें वहाँ कुछ आवाज़ें आने लगी और जब मैंने उन आवाज़ों को सुना तो फिर मैं और मेरा दोस्त उस आवाज़ के पास गए तो हमने देखा कि एक बाबा थे। वो बाबा आग जलाकर उसके बगल में बैठे हुए थे और वो ध्यान में थे। उन्हें देखकर मुझे पता चल गया था और जब मैंने उन्हें ध्यान करते हुए देखा तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल यहाँ से, यहाँ बाबा ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त नशे में था। मेरे दोस्त ने उन बाबा को वहाँ से जाने के लिए कहा। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने अपने दोस्त से मना किया ये सब करने के लिए। लेकिन नशे में इंसान अपनी बुद्धि को खो देता है और ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ था। वो उन बाबा को बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा था
मैं अपने दोस्त को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नशे में ऐसा बावरा हो गया था कि वो रुक ही नहीं रहा था। वो बार बार उन बाबा को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। और हद तो तब हो गई जब मेरे दोस्त ने उन बाबा के ऊपर चिल्ला दिया और उन बाबा की आंखें खुल गई। वो बाबा मेरे दोस्त को घूरने लगे। मैंने उन बाबा से माफ़ी मांगी तो वो बाबा उठे और अपना जो भी सामान होता है वो लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था, जिसे देखकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त को काफ़ी ज़्यादा डांटा। लेकिन मेरा दोस्त नशे में था, उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस वो नशे में चिल्लाए और बड़बड़ाया जा रहा था। मेरे को पता था कि बाबा के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, लेकिन बाबा ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में थे, वो वहाँ से चले गए। वो ज़िंदगी की पहली ऐसी रात थी। मुझे अपने दोस्त पे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था मार मार के उसका भूत बना दूँ, लेकिन क्या करूँ। वो भी नशे में ही था, पीने से मना किया था लेकिन नहीं माना और अब ये सब हो गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो बाबा तो वहाँ से चले गए और मैं अपने दोस्त को टेंट में लेकर आ गया, फिर सो गया। सुबह हमारी आंखें खुली तो हमने अपना सामान वामान पैक किया और वापस से जिस होटल में हमने रूम लिया था वहीं पहुँच गए। वहाँ से भी हमने सामान वगैरह पैक किया और अपने अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से 1 हफ्ता हो गया और मेरा दोस्त ऑफिस नहीं आया। जब मेरा दोस्त ऑफिस नहीं आ रहा था तो मुझे उसकी चिंता हुई, आखिर बात क्या हो गई। मैंने अपने दोस्त का फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई उसकी और 1 हफ्ते बाद मैं उसके घर पहुंचा। मुझे तारीख तो ठीक से याद नहीं, लेकिन जब मैं उसके घर पे गया था तब मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से मेरे दोस्त ने कहा कि अंदर आ जा। और जब मैं दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त इतना बीमार पड़ चुका था कि उसके शरीर में जैसे मानो जान हो ही ना। वो एकदम पतला दुबला हो गया था और 1 सेकंड के लिए तो मुझे वो पहचान में ही नहीं आया कि क्या ये सच में मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था, लेकिन 1 हफ्ते में ही मेरा दोस्त इतना ज़्यादा पतला दुबला हो गया था कि कोई हद ही नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये क्या हो गया है तेरी तबीयत को? जिसके जवाब में मेरा दोस्त रोने लगा और उसने मुझसे बताया कि उसे काफ़ी दिनों से भूख भी नहीं लग रही है, ना ही प्यास लग रही है। बस यहीं पड़े रहने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा, ना कहीं आने का मन कर रहा। मुझे तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बॉडी का चेकअप किया तो बोला कि कमज़ोरी आ गई है, थोड़ी दवा लिख देता हूँ, खा लेना, ठीक हो जाओगे कुछ दिनों में। दवाई लेने के बाद भी कोई ख़ास असर नहीं दिखा मेरे दोस्त पर। वो कमज़ोर पे कमज़ोर हुआ जा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था उसके लिए। आखिर मेरा हट्टा कट्टा दिखने वाला दोस्त इतना पतला दुबला कैसे हो रहा था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। कई दिन बीते और उसकी हालत बद से बदतर हो गई और मुझसे रहा नहीं गया। एक रात मैंने उसके घर पे रुकने का फ़ैसला किया और मैंने सोचा कि इसका ध्यान रखना ही सही है, क्योंकि इसके माँ बाप तो गांव में रहते हैं और इसके माँ बाप और इसकी बनती नहीं। ये मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप को मदद के लिए नहीं बुलाएगा। मुझे पता था, क्या करता, दोस्त था, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। मैं उसके लिए खाना बना के ले गया, खाना बनाया और उसने खाया भी। रात के वक्त मेरे को नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि सुबह ऑफिस भी जाना है तो चलो सो जाता हूँ। मैं सो गया। रात के तकरीबन 12 बजे थे, आंखें मेरी खुली थी तब घड़ी पे ध्यान गया था तो 12 ही बजे थे। लेकिन कुछ अजीब सी बात थी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त की बॉडी हवा में फ्लो हो रही है। जैसे देख के 1 मिनट के लिए तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। और डरावनी बात तो यह है कि मेरी चीख सुनकर मेरे दोस्त की आंखें नहीं खुली। जब मैंने अपने दोस्त को उठाया तो वो पागलों की तरह कभी कभी रो रहा था, कभी कभी हंस रहा था, कभी अजीब ही हरकतें कर रहा था, जो कि हद से ज़्यादा डरावना था और बदतर भी देखने में। मैंने अपने दोस्त को उठाया, काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। मेरा दोस्त अजीब ही हरकतें कर रहा था। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये कुछ भूत प्रेत का चक्कर है और जैसे तैसे मैंने उसे काबू में किया
वो चिल्लाए जा रहा था और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है, तू ऐसी हरकतें आखिर कर क्यों रहा है। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने जो बोला उसे सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने बोला कि इसकी मौत पक्की है, 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 इसकी मौत पक्की है। और जब मेरा दोस्त ये बड़बड़ाने लगा तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते अचानक से बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे दोस्त की तो ऐसी आवाज़ नहीं है, वो ऐसी आवाज़ में तो कभी बातें नहीं करता, ये कैसे हो सकता है। और फिर मैंने किताबों में पढ़ा और थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें अक्सर डिमोनिक पोजेशन में देखने को मिलती हैं। जब कोई बुरी आत्मा किसी इंसानी शरीर पे कब्जा कर ले तो वो ऐसी ही हरकतें करता है और उसकी आवाज़ बदल जाती है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और सबसे खतरनाक चीज़ वो कमज़ोर होने लगता है। मुझे तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर है। और कई दिन ऐसे बीते और जब मैं रात को अपने दोस्त को देखता तो वो कभी रोता, कभी हंसता और कभी कभी तो पागलों की तरह हरकतें करता। मैं उसे मनोवैज्ञानिक के पास भी लेके गया और दिमागों के डॉक्टर ने जब उसको देखा और उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसका बचना मुश्किल हो गया है, अब ये कुछ दिनों का ही मेहमान है, हो सकता है ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही मर जाए, क्योंकि मानसिक हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और शरीर देखकर आपको भी पता लग ही रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है अंदर से। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन जी पाएगा। जब मैंने सुना तो जैसे मैं टूट सा गया। मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्या हो रहा था मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से मेरे दिमाग में वही बाबा आए और जो उनकी आंखों में गुस्सा था, कहीं ये उसके कारण तो नहीं हो रहा था, कहीं वो बाबा जो नाराज़ हुए थे कहीं ये सब उसी का नतीजा तो नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सब अंधविश्वास है, लेकिन कहते हैं ना जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो कुछ भी मानने पे यकीन करना पड़ता है। मैंने भी वही किया। मैंने अपने दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और वहाँ से सीधा आसाम की टिकट बुक कराई। आसाम की टिकट बुक करवाने के बाद मैं उसी जंगल में पहुँचा जहाँ वो बाबा हमें मिले थे। मैं दिन भर उस जंगल में घूमता रहा लेकिन वो बाबा कहीं भी नहीं मिले और जब बाबा कहीं भी नहीं मिले तो मैं निराश हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने सुना कि वो बाबा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मशहूर हैं और वो रात में ही मिलते हैं। और रात के वक्त मैं फिर उन जंगलों में भटकने लगा। मुझे डर तो लग रहा था लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मेरे दोस्त को बचाने के अलावा। मैं उस जंगल में भटक रहा था और आखिरकार मुझे वो बाबा मिल गए और फिर मैं उन बाबा के पास गया। वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। मैं उन बाबा से कैसे किस मुंह से क्या बोलूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बाबा ध्यान में थे। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा था कि अगर मैं उन्हें उनके ध्यान से हटाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें कहीं गुस्सा आ गया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था और मैं उनके पास आकर बैठ गया और मैं यह सोचने लगा कि काश अभी बाबा आँखें खोल लें और मैं उन्हें सारी बातें बताऊं। लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा और बाबा ने आंखें नहीं खोली। चुपचाप वो ध्यान में बैठे रहे। मैं निराश हो रहा था। तभी अचानक से तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने मुझसे बोला। उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि उन्हें पता कैसे चला कि मैं उनके बगल में बैठा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आ गए बेटा, काफ़ी देर कर दी आने में। मैं उन बाबा के सामने रोने लगा और मैंने उनसे पूछा कि जो मेरे दोस्त की हालत हो रखी है कहीं आपने वो हालत तो नहीं करी। और फिर उन बाबा ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया है उसके कर्मों ने किया है। मैंने तो उसे उस रात कुछ बोला भी नहीं, मैं चुपचाप चला गया था। लेकिन जो उसके कर्म थे उसी का नतीजा वो भुगत रहा है। मैंने फिर उन बाबा से कहा कि बाबा उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन बाबा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। मैंने उन बाबा को काफ़ी ज़्यादा मनाया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप उसे माफ़ कर देंगे, उसे पहले जैसा कर देंगे तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। देखिए,
मेरी उस रात कोई गलती नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ अपने दोस्त की जान की। मैं जानता हूँ कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो नशे में था, मुझे नहीं लगता कि अगर वो होश में होता तो आपसे ऊंची आवाज़ में उसकी बात करने की हिम्मत होती। ये सब नशे के कारण हुआ है। जब बाबा ने मेरी ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, एक शर्त पे मैं उसे माफ़ कर दूंगा। मैंने वो शर्त पूछी तो उन बाबा ने कहा कि आगे से ज़िंदगी में किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान वो नहीं करेगा, चाहे वो बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे वो कोई बाबा हो या कोई भी हो, वो किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करेगा। क्योंकि इस संसार में किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान करना यानी कि भगवान के अपमान करने के बराबर है, और जो भी ये पाप करेगा वो काफ़ी ज़्यादा बुरे नतीजे भुगतेगा, जैसे तुम्हारा दोस्त भुगत रहा है। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है, और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो या तो वो जीवन में ही बुरे कर्मों का नतीजा भुगत लेता है या तो मरने के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि अगर अपने दोस्त की सलामती चाहते हो तो जाओ, पूजा पाठ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर उसने आज के बाद से कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान किया तो फिर मैं भी उसे बचा नहीं पाऊँगा। मैं उनकी बातों को समझ गया और मैंने उनके पैरों को छुआ और वहाँ से आ गया। तुरंत अपने पहुँचा उस हॉस्पिटल में जहाँ मैंने अपने दोस्त को एडमिट कराया था। तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त उस हॉस्पिटल से जा चुका है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हॉस्पिटल के प्रशासन पे आया कि उसने जाने कैसे दिया। और फिर मैं उसी के घर पर गया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहीं पलंग पे पड़ा हुआ है, वैसे ही कमज़ोर सी हालत में। मैंने अपने दोस्त से कहा कि आगे से किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान मत करियो और चल मेरे साथ। मैं उसे कई मंदिरों में ले गया, कई पूजा पाठ करवाए, और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया, पहले जैसा हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से उसने किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं किया। उसने कसम खा ली कि वो किसी बड़े बुजुर्ग से कभी भी बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आज मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी वो काफ़ी ज़्यादा पछतावे में रहता है कि काश अगर वो उन बाबा का, उन बड़े बुज़ुर्गों का मजाक ना उड़ाता तो शायद उसकी ज़िंदगी में इतना भयानक दौर ना आता। शायद वो मौत की कगार पे खड़ा ना हुआ होता और ना ही उसे इतने बुरे दिन देखने पड़ते। तो खैर, ये कहानी थी आज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा, जिसे आप अभी तक सुन रहे थे, और चैनल पे थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।